2023 का साल विधानसभा चुनाव का साल है। यह मुख्यमंत्रियों की धड़कन बढ़ाने वाला साल है। 2023 बेसिकली सेमीफाइनल वाला साल है। 23 बेसिकली तैयारी वाला साल है और 24 रिजल्ट वाला साल है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे बड़े बड़े राज्यों में चुनाव है। 23 का कांटा जिधर झुकेगा, 24 में उस पार्टी को एज मिलेगा। जहां चुनाव है वहां तो सियासी पारा चढ़ ही रहा है, जहां चुनाव नहीं है वहां भी गर्मी बढ़ने लगी है। 23 की फाइट, कौन रॉन्ग कौन राइट, इस रिपोर्ट में देखिए। 2023 की फाइट, कौन रॉन्ग कौन राइट। जात पात का खेला, बड़े बड़े दावों का रेला। एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी, शिव जाएंगे या नाथ आएंगे। घर में फूट पड़ी, बातें बड़ी बड़ी, बीजेपी कहां खड़ी। चाचा भतीजा बहुत श्योर, वोटर किसकी ओर। मोदी की सेना चली, उद्धव की तैयारी बढ़ी। 2023 में एक्सपेरिमेंट, 2024 पर इम्पैक्ट। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दो 2024 की तैयारी है, 2023 ही भारी है। चुनौतियां कई सारी हैं। पहले चलते हैं यूपी। 2024 में 80 में 80 नंबर लाने का बीजेपी ने प्लान बनाया है। तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन अब उसके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 2014 और 2019 में जिस ताकत के बदौलत बीजेपी ने फतह किया था, निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति के आरक्षण को बीजेपी विरोध का टूल बनाकर अखिलेश उतर आए हैं। स्क्रिप्ट रेडी है और पढ़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है और आज जो हमें देखने को मिल रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। यूपी में करीब 52% आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जिन्हें 27% का आरक्षण मिल रहा है। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी करीब 22% है, जिन्हें 21% आरक्षण मिल रहा है। MY इक्वेशन को छोड़ दें तो ओबीसी और दलित वोटर्स की बदौलत 2019 के चुनाव के बाद अभी 82% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का 80 में से 66 सीट पर कब्जा है और अब 100% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी की तैयारी 2024 में पूरी की पूरी 80 सीट लाने की है। लेकिन हाईकोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के आदेश के बाद से बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। अखिलेश, मायावती, राहुल, प्रियंका, पिछड़ी जाति की सियासत करने वाली सारी पार्टियों के टारगेट पर बीजेपी आ गई है। बीजेपी को भी लगता है कि अगर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव हुए तो ओबीसी वोट बैंक उसके हाथों से निकल जाएगा, जो 2024 के 80/80 वाले सपने को बड़ा डेंट लगा देगा। इसीलिए बीजेपी अखिलेश को कोई लूज बॉल देने के मूड में नहीं है। जो पिछड़ों का हित केवल सैफई परिवार में देखते हो, एक परिवार में देखते हो, उनको पिछड़ों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, अनुसूचित वर्ग की, अगड़े वर्ग की, गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की बात ना करे, क्योंकि वह कहती कुछ है, करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
हम कह रहे हैं कि बिना ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित किए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होंगे, तो ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही चुनाव होंगे। तो यह सरकार का फैसला मैं आपके माध्यम से बता दूं। यूपी की पॉलिटिक्स सियासत जाति से शुरू होती है और जाति पर खत्म होती है। इसीलिए 52% पिछड़ी वोट और 21% दलित वोट पर सबकी निगाह रहती है। अब अखिलेश पिछड़ी जातियों के साथ साथ दलित पर भी अपनी दावेदारी डाल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश कह चुके हैं मैनपुरी और खतौली से दूसरी पिछड़ी जातियों और दलितों ने भी सपा को वोट दिया है। अगर ये सच है तो 2023 से 2024 तक बीजेपी के लिए चैलेंज बड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव के दावे के पीछे तर्क ये है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के सारे सूरमाओं को मैदान में उतार दिया। पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य, एसपी सिंह बघेल, बेबी रानी मौर्य से लेकर पिछड़ी और अनुसूचित जाति के कई मंत्रियों ने वहां अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सारे समीकरण फेल हो गए और डिम्पल यादव चुनाव जीत गई। यही नहीं, खतौली भी बीजेपी के हाथ से निकल गई और दोनों जगहों पर मुस्लिम, यादव, जाट के अलावा दूसरी जातियों ने भी विपक्ष को वोट दिया। इससे अखिलेश यादव की उम्मीदें बढ़ गई हैं और अब निकाय चुनाव में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी को दलित और पिछड़ा विरोधी साबित करने में जुट गई है। बीजेपी 2024 में अगर 100% स्ट्राइक रेट के साथ 80 में से 80 सीट जीतने का प्लान कर रही है तो ये होगा कैसे? मोदी योगी के लिए चुनौती क्या है? सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ को निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति आरक्षण के मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ सभी अगड़ी, पिछड़ी, दलित सभी जातियों के समीकरण को सेट करना होगा। बीजेपी की कोशिश होगी कि MY समीकरण में भी वो सेंध लगाए, जैसा कि रामपुर उपचुनाव में लगाया। इसके साथ ही संगठन को बूथ लेवल पर जबरदस्त तरीके से एक्टिव करना होगा। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति जाहिर कर दी है, लेकिन बीजेपी भी अपने बने बनाए गैर MY, OBC और दलित वोट बैंक को अपने हाथों से किसी भी हाल में खिसकने देना नहीं चाहेगी। इसीलिए जब अखिलेश पिछड़ा दलित जपने लगे तो बीजेपी के नेता आक्रामक हो गए। सच्चाई तो यह है कि अखिलेश के लिए सिर्फ पिछड़ा और दलित राग जपने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जातियां खुद उनके लिए चुनौती रही हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव देख लें तो अखिलेश ने गठबंधन में पिछड़ी जातियों का गुलदस्ता बनाया था। बुंदेलखंड समेत पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में पिछड़ी जातियों की पार्टियों को जोड़ा था। महान दल के केशव देव मौर्य को साथ लाए थे, अपना दल कृष्णा गुट को भी साथ लिया था। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी समेत 3 कैबिनेट मंत्री और कई विधायक तोड़े। बीजेपी के साथ ही रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के साथ गठबंधन कर बीजेपी को पूर्वांचल में बड़ी चोट दी। लेकिन 2022 में 10% वोट शेयर बढ़ने और सीटें दोगुनी करने के बाद भी अखिलेश यादव यूपी में कुर्सी के टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गए। अखिलेश 2023 में 2024 की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन जिस जाति की राजनीति को लेकर वो बीजेपी को घेरना चाहते हैं, वो जाति का गुलदस्ता तो उनका बिखर चुका है। केशव देव और पल्लवी पटेल नाराज हैं और ओम प्रकाश राजभर ने सीधे सीधे अदावत कर ली है। 5 साल सरकार थी तो ये अन्याय दिखाई नहीं दिया। प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ तो इसको बहाल क्यों नहीं इन्होंने कर दिया? और पुलिस विभाग का बॉर्डर सीमा किसने खत्म किया है? पुलिस जब होता उनके घर का उनका बेटा तब न समझ में आता। बादा का सिपाही जाके बलिया ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का गाजियाबाद ड्यूटी करेगा। बॉर्डर सीमा क्यों नहीं खत्म किया? ये ज्ञान नहीं था पुलिस के विषय में। आइए बोल रहे हैं, जब ये सरकार में थे तब इन्होंने दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया ना। ये बताएंगे गंगा में ये यात्रा लेके निकला रहे, वही 100-150 सपाही झंडा लेके हसन हुसैन करी हैं रोडवा पर, और फिर संजय कुल घरे चल जाइए। कहाँ जाइए? कौने कश्यप बिंद केवट मल्लाह के जाइए कहे बदे की आवा, कौने राजभर के चौहान के जाइए, कौने आरा करके बंसी बंजारा बहलिया के जाइए, कौने खंगार के जाइए, कौन जुल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर शेख सैयद पठान के जाइए। वो पूछिए न कि जब सरकार में रहला तो का दे। अब तो सवाल शुरू होता। 6 साल से ओम प्रकाश राजभर सवाल पैदा करते थे। जाति का गुलदस्ता मुरझा गया है। कांग्रेस से भी मन मुटाव जग जाहिर हो गया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को अखिलेश ने सीधे सीधे नमस्ते कर दिया है। दूसरे साथी जयंत कह रहे हैं वो 9 दिन के लिए बाहर हैं। पत्रकार ने अखिलेश से बस पूछ दिया था कि क्या आपको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इतने में ही अखिलेश भड़क गए। आपके मोबाइल पर अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए।
भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। बिना कांग्रेस की लड़ाई लड़नी है, वो भी देश के सबसे ताकतवर चेहरे और पार्टी से। लेकिन दावा बड़ा है। अखिलेश के लिए बस हाल फिलहाल में दो ही चीज अच्छी हुई है। एक तो खतौली और मैनपुरी में जीत मिली है, दूसरी चाचा को अखिलेश में छोटे नेताजी नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को 2024 में टक्कर देने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि जिस पिछड़ा दलित का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश रट रहे थे, अब दलित वोटर्स की रहनुमा मायावती ने पॉलिटिक्स में एक्टिव होने का इशारा कर दिया है और जिसका प्रयोग वो निकाय चुनाव में करने वाली हैं। मायावती ने निकाय चुनाव पर मंथन करने के लिए 30 दिसंबर को बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी बड़े नेता, मंडल कोऑर्डिनेटर, सेक्टर कोऑर्डिनेटर, वामसेप के जिला अध्यक्ष और पार्टी जिला अध्यक्ष शामिल हुए। यहाँ से मायावती ने अपने सभी पदाधिकारियों को पिछड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने का संदेश दिया। उधर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सर्व समाज जोड़ो यात्रा पर हैं, जो अयोध्या से शुरू हो चुकी है। हर मंडल में रोजाना कार्यक्रम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का नाम लेकर सत्ता में पहुंच गई। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का नाम लेकर सत्ता में जाती है, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो अकेली बहुजन समाज पार्टी है जो दलितों का, पिछड़ों के आरक्षण के लिए पूरी ताकत से संघर्ष कर रही है। हाँ, बिल्कुल सिंबल पर लड़ेंगे। हमारा नगर निकाय में जो गरीब, मजलूम, सर्व समाज के लोग हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी सिंबल देकर नगर निकाय के चुनाव पूरी दमदारी से और ताकत से लड़ेगी। और हम लोग उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी हम लोग अगर पार्टी के तौर पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर थी। इस बार भी हम लोग नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी। यूपी में निकाय चुनाव से पहले पिछड़ी जाति विरोधी का बीजेपी पर टैग लगा तो बिहार में नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए। सियासी दुश्मनी निकालने का सबसे मुफीद मौका उन्हें नजर आया। समझ सकते हैं कि मोदी वर्सेज विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की लड़ाई 2023 में किस लेवल पर जाने वाली है। मां के निधन के बाद भी मोदी कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुए थे। धामी, योगी, ममता बनर्जी समेत सभी गंगा किनारे वाले सारे मुख्यमंत्री कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन नीतीश नहीं आए। अपने डिप्टी तेजस्वी को भेजा। सियासत में बहुत सी बातें प्रतीकों के सहारे कह दी जाती हैं। सच्चाई ये है कि एंटी मोदी मोर्चा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नीतीश अगुवा बनने को तैयार है। जब से नीतीश और बीजेपी के रिश्ते टूटे हैं, नीतीश मोदी को पटखनी देने में जुटे हैं। नीतीश को लगता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 सीट मिली थी, जेडीयू को 2, एलजेपी को 6, आरजेडी को 4, आरएलएसपी को 3 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी। नीतीश का मानना है कि जेडीयू की सीट कम होने के पीछे बीजेपी की ही चाल थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो जेडीयू का सीधा आरोप था कि बीजेपी ने जेडीयू की सीटों पर चिराग मॉडल लागू करवाकर, यानी जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट मैदान में थे, वहां वहां चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया और 20 सीटों का नुकसान करवा दिया। नीतीश का आरोप रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू के वोट को तो ट्रांसफर करा लिया, लेकिन बीजेपी के वोट जेडीयू में ट्रांसफर नहीं हुए। अब जब बीजेपी पर यूपी में निकाय चुनाव आरक्षण में पिछड़ा और दलित विरोधी के आरोप लगे हैं, तो नीतीश की पार्टी को मौका मिल गया। योगी जी का ये बयान क्यों आता कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक चुनाव नहीं होगा? तो देखिए, बीजेपी तो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है और जब तक नरेंद्र मोदी हैं और जब तक बीजेपी है, कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। और बिहार में तो नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब हो गया कि बिहार के सैकड़ों अति पिछड़ा समाज के लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया और केवल इनके अहंकार के कारण। बीजेपी और मोदी विरोध में नीतीश इस कदर आ चुके हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तेजस्वी में उनको अगला सीएम दिख रहा है। अब पूरा फोकस दिल्ली की सियासत पर है। नीतीश 2020 चुनाव का बदला 2024 में लेने के मूड में हैं। इसीलिए 2023 में नीतीश माहौल बनाने में जुट गए हैं। पहला काम मोदी के खिलाफ गोलबंदी की कोशिश में जुट गए हैं नीतीश। विपक्ष के बिखराव को रोकने की कोशिश में है। 13 पार्टियों को साथ लाना टारगेट है। 2024 में बीजेपी से 500 सीटों पर सीधी लड़ाई लड़ने का लक्ष्य है। दूसरा, ग्रामीण इलाकों की सीटों पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में लोकसभा की 353 सीटें ग्रामीण इलाके की हैं। 2009 के चुनाव में 353 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 77 पर जीत मिली थी। 2014 में ये ग्राफ बढ़कर 190 और 2019 में 207 हो गया। यहाँ पर वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं। तीसरा, बिहार और झारखंड में मजबूत गठबंधन सफल है। बिहार और झारखंड में लोकसभा की कुल 54 सीटें हैं।
नीतीश ने बिहार में 6 दलों के साथ मजबूत गठबंधन बनाया है। झारखंड में 4 दलों के साथ गठबंधन कर हेमंत सोरेन सत्ता में काबिज हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। सामने मोदी जैसा धुरंधर है और सॉलिड शख्सियत है, जबकि नीतीश के साथ कई इफ एंड बट हैं। बिहार की पॉलिटिक्स भी बैसाखी के सहारे है। कहा जाता है नीतीश का कोई अपना जनाधार नहीं है। समझ सकते हैं कि हाल ही में हुए बिहार की कोढ़नी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद नीतीश के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा था। नीतीश की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल है। पिछले 8 साल में नीतीश कुमार 4 बार पाला बदल चुके हैं। आरजेडी भी दूध की जली है, खुलकर नहीं बोल रही है। नीतीश का पॉलिटिकल कैरेक्टर ढीला है। ऐसे में 2024 में उनके चेहरे पर विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, तृणमूल और एसपी शायद ही भरोसा करे। तीसरा, नीतीश के विकास मॉडल पर सवाल। शराबबंदी भी करा रही है किरकिरी। 2005 में सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर जीरो टॉलरेंस का फॉर्मूला दिया। हालांकि क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर बिहार में नीतीश सरकार की कई बार किरकिरी हो चुकी है। यही वो मुद्दे हैं जिसे बीजेपी ने अपना बड़ा हथियार बना लिया है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, शराबबंदी, विकास मॉडल और आरजेडी का करप्शन और परिवारवाद का मुद्दा है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दांव मोदी का चेहरा है, जिसके सामने विपक्ष के सारे चेहरे फीके हैं। नीतीश 2023 में क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ताजा मुद्दा बिहार सरकार का 250 करोड़ का 12 सीटों वाला जेट प्लेन और 100 करोड़ के 10 सीटर हेलीकॉप्टर की डील से जुड़ा है। नीतीश सरकार वीआईपी मूवमेंट के लिए ये प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीद रही है। बीजेपी कह रही है नीतीश जनता का पैसा उड़ा रहे हैं और 2024 के लिए प्लेन मंगा रहे हैं। देखिए, तो जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं देशव्यापी दौरा करने के लिए। नीतीश कुमार को लगता है कि सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये 250 करोड़ में अपना सपना जो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि, और देखिए बिहार में तो ये रहा है कि जिसने खरीद की वो सत्ता से उतर गया। सरदार बूटा सिंह ने खरीदा ये हेलीकॉप्टर, ये प्लेन, 6 महीने के बाद वो सत्ताच्युत हो गए। सत्येंद्र बाबू ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदा, साल भर भी सत्ता में नहीं रह पाए। तो मुझे तो लग रहा है कि या तो ये तेजस्वी को गिफ्ट देने के लिए खरीद रहे हैं ताकि वो हवा में अपना जन्मदिन मना सके। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या फिर पूरे देश में घूमने के लिए उनको हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज चाहिए, जेट प्लेन। एंटी मोदी मोर्चा का झंडा एक और मुख्यमंत्री ने उठा रखा है। इनकी भी नजर 2024 पर है, लेकिन कांग्रेस की शर्त पर नहीं। 2023 में ये भी फॉर्म में रहेंगी। मोदी से सियासी अदावत का रिश्ता इनका बहुत पुराना है। मौके मौके पर ममता अदावत दिखाती रहती हैं, लेकिन जब आज भी मोदी के कार्यक्रम में ममता की नाराजगी दिखी तो हैरानी हुई। दरअसल वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन था। मुख्यमंत्री हावड़ा स्टेशन के उद्घाटन स्थल पर पहुंची। वहां मौजूदा बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। मंच पर मौजूद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तब बीजेपी समर्थकों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और उनसे नारेबाजी करने से परहेज करने की अपील भी की, लेकिन मुख्यमंत्री ने मंच पर आने से इनकार कर दिया। रेल मंत्री उनसे बार बार मंच पर बैठने की गुहार लगाते दिखे, लेकिन दीदी नहीं मानी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी दीदी से बात की, लेकिन ममता ने मंच से भाषण देने से इनकार कर दिया और अपनी जगह से ही भाषण दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।